जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 500 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप ये वीडियो शुरू से लाकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया? 4 मार्च 1789 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अपने देश भारत का संविधान जो है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज दल ने और 1924 में प्रस्तुत किया था। बताइए स्वराज दल की स्थापना कब और किसने करी थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था सबसे पहले संविधान सभा की गठन का विचार। ठीक है, इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MN राव कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 ईस्वी में। बताइए दोस्तों यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो ये घोषणा करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1942 को। और इसका नेतृत्व यानी कि क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था। किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। बताइए संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन की स्तुति पर। ठीक है, और हम बात करें कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, और कौन थे तीसरे? AV अलेक्जेंडर। नेक्स्ट की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित की गई थी। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य। बताइए संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए? तो कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। बताइए मुस्लिम लीग की कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति यानी कि ST के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 थी। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, तो पहली बैठक में या फिर हम कह सकते हैं पहले अधिवेशन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारत की ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर को। ठीक है, पहली कब होती है? 9 दिसंबर को, और दूसरी होती है
13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी में संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। बताइए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों H.C. मुखर्जी के लिए। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर करना या फिर पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को कवर करना, तो करंट अफेयर्स की हमारी अपडेट और बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में हमने वो सभी टॉपिक ऐड किए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लीजिए, 2 सालों को पढ़ना है तो सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि ई बुक को बाय करने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो ये एक नंबर है, इसको नोट कीजिए 9630 82 94 64। ठीक है, ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे नंबर है और पेटीएम नंबर है, तो इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा तो विद इन 5 सेकंड आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, या फिर ये प्रोसेस नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप पेमेंट करके ई बुक को बाय कर सकते हैं। ये सबसे सरल प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू जी के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि जो सेकंड अधिवेशन हुआ था, सेकंड बैठक हुई थी उसी दिन। संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि यानी कि एक सदस्य को चुना गया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। बताइए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव के लिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या हो गई 299। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम ऐसा कह सकते हैं कि 12 दिन कम पूरे के पूरे कितने साल लगे? 3 साल लगे। ऐसा आप याद करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें या फिर कुल कितने अधिवेशन हुए? फटाफट से आंसर लगाइए। टोटल 12 बैठकें या फिर 12 अधिवेशन हुए हैं। हम बात करें कि जो 12वां अधिवेशन है ये कब हुआ? ये हुआ है 24 जनवरी 1950 को। ओके, आपको याद रखना है। और 12वें अधिवेशन में क्या किया गया? एक तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, और वंदे मातरम जो है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को और 12वें अधिवेशन में। ठीक है, और क्या हुआ? तो इसके अंदर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, और क्या हुआ? तो इसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ओके, तो याद रखना है टोटल कितनी बैठकें या फिर अधिवेशन हुए हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो हम बात करें 63,96,729 रुपये खर्च हुए पूरे संविधान के निर्माण में। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दो अलग अलग बातें हैं और दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? तो टोटल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? मैंने अभी आपको बताया कि जो अंतिम बैठक है 12वीं बैठक या फिर 12वां अधिवेशन, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब 12वीं बैठक चल रही थी तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई? तो 22 जुलाई 1947 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब पूर्णतः लागू किया गया? पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिए। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। जो वर्तमान संविधान है इसमें 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? तो मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित JL नेहरू प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो 15 अगस्त 1947 को बने। भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू रहे, 1947 से 1964 तक। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 7 सितंबर 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, JL नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कितने समय का रहा? तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का इनका कार्यकाल रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? सही आंसर हो जाएगा वारदौली आंदोलन के बाद 1928 में, और महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और एक दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस किन की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर। और ये दिवस कब मनाया जाता है एकता दिवस? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1924 को अलग किया गया और एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर किया गया। जो मैं फैक्ट अलग से लिख दूं, ये मान के चलो कि उस फैक्ट में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, वो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, उसको ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो अंबेडकर साहब को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में कौन सा समझौता हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूना समझौता, या फिर इसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। कब हुआ था?
1932 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम की समाधि स्थल किस स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल, और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। तो रक्षा कौन करेगा? जिसके पास में बहुत ही ज्यादा बल होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा CH भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा RK षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष मैंने बताया कि BR अम्बेडकर साहब थे। संविधान सभा में किस दिन पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया था? पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो जैसे ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, कब किया गया पूर्ण रूप से लागू? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 2 अधिनियम उस समय समाप्त किए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस व्यक्ति ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया था? फटाफट से आंसर लगाइए। सही आंसर हो जाएगा हाथी को। मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो अधिकांश, हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? तो भारत अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका है, इसको किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ओके, और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस अधिनियम के तहत जोड़े गए? सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर ली गई है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है, याद रखना प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे शुरू से कि मैंने सभी क्वेश्चन को रिलेट करके ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दिया। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से और नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट होगा। ऐसे में क्या होता है कि आसानी से क्वेश्चन याद हो जाते हैं और जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं ये समझ में भी आते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डेली जीके जीएस चाहते हैं, हर टॉपिक पर हर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लग रही है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप अपने पॉजिटिव जो कमेंट हैं वो जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में अपनाया गया है भारत की जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय संविधान में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। बताइए ये कथन किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? तो ये कथन KM मुंशी का है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है?
सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन कौन सा है? प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन को दी गई है। भारत के संविधान में अंकित प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारतीवाद यानी कि केस का संबंध किससे है? तो केशवानंद भारती केस का संबंध है प्रस्तावना से। बताइए कि किस केस के बाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती केस के बाद में। बताइए भारतीय संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो अपने देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किस संस्था में निहित है? यदि प्रस्तावना में कोई संशोधन करना है तो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। भारतीय संविधान किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो मैंने बताया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। अभी बात हो रही है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की। एक विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। बताइए मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी अमेरिका देश से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, ओके, एक तो प्रस्तावना की भाषा और तथा समवर्ती सूची का प्रावधान, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल उपबंध और आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रसिया देश से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास में होना, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। बताइए संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। भारत के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तीसरी अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या उल्लेखित है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य में
शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ओके, और संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूचियां किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। बात करें कि 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? मैंने बताया मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थीं, फिर इसके बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी। तो जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 1985 में। ओके, इसके बाद पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को संविधान में कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों का उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई राजस्थान के नागौर में। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। वर्तमान में किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इनको छोड़कर पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो 3 स्तर में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन करके। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और 11वीं अनुसूची में हमने कितने विषय पढ़े हैं? 29 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। हम बात करें कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं अनुसूची में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो जब संविधान लागू हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो बताइए सिंधी भाषा को किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? याद रखना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद मैथिली, संथाली और डोगरी तथा बोडो भाषा के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 92वां संशोधन किया गया 2003 में। ओके, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में दी गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वीं अनुसूची में। बताइए वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? सही आंसर हो जाएगा 284 अधिनियम। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन करके, और पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था?
सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। बताइए भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की गई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.के. धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, फिर मध्यवर्ती है, फिर पूर्वी है, फिर पश्चिमी है, फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। तो अभी बताइए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पूछा जाता है। नई दिल्ली में उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। हम बात करें मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में। फिर पश्चिमी का कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का है चेन्नई में। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। संविधान का भाग ए किससे संबंधित है? तो संघ तथा उसका क्षेत्र से संबंधित है भाग 1। बताइए संविधान के भाग 1 का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भाग 1 जो है अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लाकर अनुच्छेद 4 हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? तो नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं भाग 2 में। भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। ये भी कई बार पूछा गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस में नहीं थे? संसद में। ओके। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो भारत में बिताने होंगे कम से कम 7 वर्ष। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? तो 5 आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है भारत की। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसमें आप 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 3 को, यानी कि मौलिक अधिकार जिसमें दिए गए हैं, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त नहीं होते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के दौरान सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण किया गया है। और 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 21 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। अधिकार और अमेरिका। ओके। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है
और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ये फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। बताइए संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, तो भाग और अनुच्छेद दोनों याद रखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में, और ये भी नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? एक समान सिविल संहिता, ठीक है, याद रखना है इसको, ये अनुच्छेद 44 में है। और भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। किस राज्य में लागू है? गोवा में। न्यायपालिका को कल्याण कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 50 में। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का पक्षधर रहेगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 में किया गया। और अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हम बात करें कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। ओके, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कब? 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य जो हैं ये 11 हैं टोटल। ओके, हम बात करें कि जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। नेक्स्ट, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, ये मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 11वां मौलिक कर्तव्य। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 5 में संघ का उल्लेख है। बताइए भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति में। और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। बताइए निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। बताइए राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक सदस्यों की आवश्यकता है? तो 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए और 50 होना चाहिए प्रस्तावक। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। जितनी बार आप चाहो उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो और उतनी बार राष्ट्रपति बन जाओ। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति के द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है?
यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, कोई लफड़ा बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के किस सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, और संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को एक सूचना दी जाती है? तो महाभियोग के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि भैया आप निपटने वाले हो, फटाफट से अपनी व्यवस्थाएं कर लो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे ज़्यादा रहे हैं राष्ट्रपति के पद पर पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये 1950 से 1962 तक टोटल 12 वर्षों तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा? 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। बताइए भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं संघीय मंत्री परिषद। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करते हैं? युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए रह सकता है? अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची में विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 अनुच्छेद के तहत में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो देखिए दोस्तों, यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि उसकी फांसी की सजा को कम कर सकता है। यानी कि कम कैसे कर सकता है? फांसी की सजा हुई है, उसको उम्र कैद में बदल सकता है, या फिर किसी को उम्र कैद की सजा हुई है तो कह देगा राष्ट्रपति कि भैया इसकी सजा कम करके 14 वर्ष कर दो। ये राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया। इसी क्रम में एक और फैक्ट आप जबरदस्त है, याद कर लो। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी अपराधी की सजा कम करना है या फेरबदल करना है, तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 के तहत में राज्यों के जो राज्यपाल होंगे वो किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, सजा में बदलाव कर सकते हैं। और अनुच्छेद 72 के तहत में जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं या फिर सजा में बदलाव कर सकते हैं। बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 64 में। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे और इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना जरूरी है। बताइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, दोनों में से किसी के निर्वाचन में कोई लफड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका निपटारा करेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। ठीक है, इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किस निकाय का गठन किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंत्री परिषद का गठन किया गया। और मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 75 में। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे होते हैं उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में कौन मंत्री शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। प्रत्येक विभाग के मुखिया कौन से मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा? तो कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होना चाहिए? प्रधानमंत्री यदि बनना है तो कम से कम आप लोकसभा के सदस्य तो बन जाओ। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ओके, और राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी है? न्यूनतम 30 वर्ष। ठीक है, और दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं 25 वर्ष में और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है। एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। बताइए भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी थी। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 75। बताइए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद किस किस से मिलकर बनता है? तो जो संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। संघीय परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में। संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन कौन सा कहलाता है? तो प्रथम और निम्न सदन कहलाता है लोकसभा, और द्वितीय और उच्च सदन कौन सा कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश भेजता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। लोकसभा के 1 वर्ष में कितने अधिवेशन होने आवश्यक हैं? तो 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक हैं, वो भी 6 माह के अंतराल पर। बताइए लोकसभा में गण पूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग अनिवार्य है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/10 भाग। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उपस्थित सदस्यों का 10%। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? सही आंसर हो जाएगा स्वयं लोकसभा के सदस्य जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए सौंपेगा। ओके। और भारत में न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 सांसद वाला राजनीतिक दल। बताइए भारत में प्रथम लोकसभा कब से कब तक रही? सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। वर्तमान में जो 2023 में लोकसभा चल रही है इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2019 से 24 तक है। और ये कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। बताइए भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। या फिर हम बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन या फिर स्थायी सदन कहा जाता है? राज्यसभा के लिए कहा जाता है। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 245 है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्यों के लिए। हम बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान कितना है? 30 वर्ष। और लोकसभा में हमने कितना पढ़ा है? न्यूनतम आयु का प्रावधान 25 वर्ष। ओके। हम बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनका कार्यकाल होगा 6 वर्षों का। लेकिन हम बात करें लोकसभा का जो कार्यकाल है लोकसभा सदस्यों का ये 5 वर्षों का होता है। बताइए वो कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता है दोस्तों। राज्यसभा का जो सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है राज्यसभा की। बताइए भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना जरूरी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह का अंतराल। भारत के किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? दोस्तों अंडमान निकोबार, ओके, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन और दीप का राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। बताइए दोस्तों भारत में कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी,
SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ओके, भारत के किस राज्य से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। कितने सदस्य? 31 सदस्य। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो संसद भवन है इसका डिजाइन एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, और इसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, अब बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 में। बताइए महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। अब बताइए कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता परंतु दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी। जिस प्रकार से भारत का महान्यायवादी केंद्र में होता है उसी प्रकार से राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होता है। ओके, हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? जिस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, केंद्र में, उसी प्रकार से महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। अब बताइए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148 में। अब बताइए कि जो कैग हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। बताइए कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा कैग जो हैं ये सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। बताइए कि संसद की लोक लेखा समिति की गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। इन 34 में से एक तो होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 33 कौन होते हैं? तो 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से टोटल कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34 न्यायाधीश हैं। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसमें न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ओके, हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किसी राज्य में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। बात करें कि उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया भाग 6 में। अनुच्छेद की बात करें तो 214 से 231 तक। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई थी सबसे पहले। कब करी गई थी? 1862 में। ओके, और हम बात करें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का हमने कितने पढ़ा है, 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, ये भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। भारत का जो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और ये कब बना, 1 जनवरी 2019 को। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो उस राज्य के राज्यपाल में। राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, सही आंसर हो जाएगा भाग 6 में। और अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। याद रखना, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, कौन होते हैं, सीजेआई, वो शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार से राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से दिया जाता है या फिर किस निधि से दिया जाता है, तो राज्य संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष, और राष्ट्रपति बनना है तो भी 35 वर्ष होना चाहिए, और यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है, ये वाक्य किसने कहा। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये वाक्य कहा है सरोजिनी नायडू ने, और सरोजिनी नायडू जो हैं ये भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। ओके, अब बताइए कि सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। अब दोस्तों सरोजिनी नायडू की बात हुई थी तो मैंने उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहीं पर बता दिया जो कि पूछा जाता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको रिलेट करके बता दो तो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। बताइए राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो हैं राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, तो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 40 सदस्य। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद हैं भारत के। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बताइए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। जिस प्रकार से राज्यसभा आप लोगों ने पढ़ा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। तो केंद्र में जिस प्रकार से राज्यसभा होती है, राज्यों में उसी प्रकार से पूरा काम विधान परिषद का चलता है। तो विधान परिषद का सदस्य बनना है कम से कम आयु 30 वर्ष, ठीक है। और यदि हम बात करें कि विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितनी आयु होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए। बताइए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बिल्कुल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों का और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों का। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित किया जा सकता है। यह अधिकार किसको है, सही आंसर हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 60 सदस्य होना जरूरी है। हम बात करें कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, मैंने बताया न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा काम करेगी, लोकसभा के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा के लिए शर्तें निर्धारित करी गई हैं। बताइए विधानसभा में बैठकों की गण पूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों में कितने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, सही आंसर हो जाएगा 1/10 यानी कि 10%। भारत के किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटें।
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करी जाती है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 164 के 1 में किया गया है। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? तो मुख्यमंत्री जो हैं ये विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी भी। यहाँ पर सीएम होते हैं, याद रखना, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम हैं इनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अलावा जितने भी सीएम हैं, जितने भी राज्यों के सीएम हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राज्यपाल के द्वारा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिया। जलीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची यानी कि जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। हम बात करें लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत, जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग का संबंध किससे था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से संबंध था सरकारीय आयोग का, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, ये बना सकते हैं, इस परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ओके, अब बताइए कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई? सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। कौन सी संधि भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा के संथानम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था केसी नियोगी के लिए। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त और संपत्ति से संबंधित संविधान और वाद संविधान के किस भाग में अंकित हैं? सही आंसर हो जाएगा भाग 12 में। वर्तमान समय में कौन से वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 2021 से 2026 तक कार्यकाल है इसका। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह हैं। बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बताइए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो। बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग का उपबंध है संविधान के भाग 15 में। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद
तो अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को, याद रखना। इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हर साल 25 जनवरी को। बताइए कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो भारतीय निर्वाचन के पास में। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। जब इसकी स्थापना की गई थी 1950 में, तो निर्वाचन आयोग में उस समय 1 सदस्य था, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाताओं की सूची को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरल राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था और केरल की पारोल विधानसभा क्षेत्र में 1982 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। बताइए ईवीएम का प्रयोग करके पूरा विधानसभा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोवा था। ठीक है, और 1999 में गोवा में पूरा विधानसभा का चुनाव करवाया गया था ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब करवाया गया था? तो 2009 का आम चुनाव करवाया गया था। बताइए कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव में कितने प्रतिशत वोट आवश्यक हैं? तो लोकसभा के आम चुनाव में 4% वोट यदि किसी पार्टी को मिलते हैं कुल डाले गए वैध मतों का, तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लायक हो जाती है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गठन कब किया गया? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इनको शॉर्ट में कहा जाता है AO ह्यूम कहा जाता है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा शेर। नेक्स्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा घड़ी। अब दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वोट डालने की सीमा है 18 वर्ष। हम बात करें कि जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा का पुनः सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। सबसे पहले 1952 में, फिर 1962 में, फिर 1973 में और फिर 2002 में। बताइए 84वें संविधान अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या फिर कमी नहीं की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 तक। वर्तमान लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 सीटें। बताइए वर्तमान लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 47 सीटें। भारतीय चुनाव प्रणाली में कितने वर्षों के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है? तो 10 वर्षों के पश्चात निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण किस निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों TN शेषन के द्वारा। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं?
30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का। अब हम बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। और हम बात करें कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया। और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, बाकी के 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। बताइए, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। इसको शॉर्ट में पीएससी कहा जाता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। आपातकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 3 प्रकार से। हम बात करें कि आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की उद्घोषणा करी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपात की उद्घोषणा कितने माह की होती है? 2 माह की। यदि और अधिक बढ़ाना है तो संसद की अनुमति लेनी आवश्यक है। किसी राज्य में आपातकाल की अधिकतम समय अवधि कितने वर्ष की हो सकती है? तो अधिकतम 3 वर्ष की हो सकती है। ठीक है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्य का कार्यभार किसके पास में चला जाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के पास में चला जाता है। देश में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में, और 20 जुलाई 1951 को। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। बताइए, अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और भगवान करे ऐसी स्थिति भारत पर ना आए कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है। हम बात करें कि पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है। और क्यों लगा, कारण क्या था? तो भारत चाइना का युद्ध हो रहा था। ठीक है, 1962 में। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 3 दिसंबर 1971 को। कारण क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई ये 26 जून 1975 को, और इसका कारण क्या था? आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है। और बताइए कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान के किस अधिनियम के तहत में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239A के तहत। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 144 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए उपराज्यपाल कितनी महिलाओं को मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 महिलाओं के लिए। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल क्या है? सही आंसर हो जाएगा अशोक के सह स्तंभ का शीर्ष भाग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रध्वज का अनुपात कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने करी? सही आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता है। सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को, और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया। अब बताइए कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया?
सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो ये 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। और जो राष्ट्रीय पंचांग है इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये संविधान के भाग 20 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि संविधान संशोधन करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 368। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। और पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 368। ये भी आपको याद रखना है। राज्य में नए राज्यों का निर्माण राज्य के क्षेत्र और नामों में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया होती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14वां संशोधन 1963 के द्वारा। पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर दो पृथक राज्यों में किस संशोधन के द्वारा विभाजित किया गया? 18वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था। बताइए किस संशोधन के द्वारा असम राज्य से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना करी गई? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में। किस संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों की उपाधि और विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वां संशोधन। और ये 1971 में हुआ था। किस संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन। और ये 1975 में हुआ था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा? पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की अवधि कितनी होती थी? राज्यसभा के जैसे 6 वर्षों की होती थी, ठीक है। लेकिन इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा यह किया गया? 44वां संविधान संशोधन। मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन 1989 को होता है। इसमें आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। किस संशोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित संशोधन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100वां संशोधन, ये 2015 में हुआ था। अब बताइए जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। भारत का वस्तु एवं सेवा कर किस देश के मॉडल पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा देश के मॉडल पर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया। ओके, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल 15 अंक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। और एक बात आप सही सही कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की एक अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा हमारे पास में अभी साइंस की ई बुक भी है, ठीक है। बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा साइंस और करंट अफेयर्स की ई बुक में। तो दोनों ई बुक को आप फटाफट से बाय कर लीजिए। लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बताइए कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी पारित किया गया 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? सही आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन, ये 2018 में हुआ।
किस संशोधन के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो EWS की व्यवस्था है। ये 103 बार संशोधन करके की गई थी 2019 में। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि किस निधि में रखे जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं। हम बात करें कि संचित निधि के भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद द्वारा संचित निधि से कोई धनराशि किस विधेयक के माध्यम से निकाली या फिर व्यय की जाती है? विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से कोई भी धनराशि निकाली जाती है, उसको खर्च किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 266(1) में। और संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? एक बात हमेशा याद रखना, भारत में जो अनुच्छेद 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है, ठीक है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। किस शब्द का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है और इसी को बजट कहा जाता है, ठीक है। भारत की जो आकस्मिक निधि है, इस पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? तो आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 267 के 1 में। राष्ट्र पर संकट या किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए किस निधि के धन का प्रयोग किया जाता है? आकस्मिक निधि का। देश के उच्च अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया? तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। भारत के राष्ट्रीय धर्म के रूप में किस धर्म को मान्यता दी गई है? तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है विपक्षी दल के द्वारा। और किसके विरुद्ध? तो सत्ता पक्ष के दल के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है। जो पार्टी चल रही है उसके विरुद्ध लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और कौन लाता है? विपक्षी पार्टी, ठीक है। भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली। इसी क्रम में बात करें कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार एक वर्ष के लिए किस वर्ष बढ़ाया गया था? 1976 में। बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा अब तक 8 बार किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपये प्रति माह, ठीक है। अन्य जो वेतन भत्ते होते हैं वो अलग हैं। भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी देश की राष्ट्रीय नदी है और इसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। जिन प्रश्नों का उत्तर संसद के द्वारा तुरंत चाहा गया हो, उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? उनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। हम बात करें कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में लिखित रूप में दिया जाता है, उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? लिखित रूप में कहा जाता है अतारांकित प्रश्न। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्रदान करी गई है? तो भारत की न्यायपालिका को मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। हम बात करें कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? यदि आपको गांव का प्रधान बनना है, यदि आपको गांव का सरपंच बनना है, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में। भारत में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए किस बैंक की स्थापना की गई? तो आरबीआई की स्थापना की गई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और इसको भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर करी गई? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जनवरी 1949 में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों, यहां पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों को केवल एक काम करना है, आप लोगों को अपने पॉजिटिव थॉट कमेंट बॉक्स में भर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका, आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी। क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट है ना, वही हमें एनर्जी भरते हैं और इतना बेस्ट कंटेंट तैयार करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते रहते हैं। आपका प्यार ही है जो हमसे मेहनत करवाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की भी ई बुक लॉन्च हो गई है, और यदि आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। अभी हमारे पास में करंट अफेयर्स की ई बुक है और साइंस की ई बुक है। ठीक है, तो दोनों ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट ई बुक पर भी वर्क कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट की ई बुक प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं वीडियो डालूं तो वो जल्दी से आप देख सकें, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।